गुड मॉर्निंग बच्चों। तो प्रीवियस 2 क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए गए थे और किस तरह से प्रोटॉन डिस्कवर किए गए थे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, अब वहां पर आपको जो याद रखने की चीजें थी वो मैंने आपको बताई। ठीक है, कि आपको किस तरह से थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज, एनोड रेज की प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके अलावा वहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। ठीक है, तो आपको वो दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, फिर वहां से कुछ छोटी छोटी चीजें आपको निकाल के रख लेनी है अपने पास। कौन कौन सी? सबसे पहली बात कि हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन के बारे में। वहां हमने पढ़ा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन का मास इक्वल होता है किसके? सर 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg के। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, फिर हमने कहा था कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो हमने इसको बताया था 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 28 किलोग्राम। ठीक है, शायद आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा लास्ट क्लास तक। ठीक है, अच्छा यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और की जा सकती है कि आपको ध्यान हो ये वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 AMU के। बताया था मैंने आपको कि ये वैल्यू एक्चुअली में किसके बराबर होती है? लगभग बराबर होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट के। अब दो एटॉमिक मास यूनिट किस तरह से दिया गया था वो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में समझा दिया है। हमने कहा था कि कार्बन 12 आइसोटोप का 1/12 पार्ट क्या कहलाता है? 1 AMU। तो ये वैल्यू इसी के बराबर आती है अप्रोक्सीमेट। क्लियर होती है इतनी बात? ठीक है, अच्छा फिर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा था -1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम है ना। इसी को हम क्या बोल देते हैं? 1 यूनिट चार्ज। क्या बोल देते हैं? 1 यूनिट चार्ज। मतलब क्या है? हम कह देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जनरली कह देते हैं -1 होता है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज -2 होता है। अगर मैं कूलम में बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके बराबर होगा? -1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम की। क्लियर इतना? ठीक है, फिर मैं बात करूं चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो ये बराबर होता है +1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम के, और इसको भी हम क्या कह देते हैं? 1 यूनिट। फर्क क्या है? यहाँ -1, यहाँ +1। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, तो ये 1 यूनिट का मतलब समझ जाना। इसका मतलब है इतना, है ना। 1 यूनिट मतलब 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। ठीक है, तो लास्ट क्लास तक हमने ये पढ़ लिया था, है ना। अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, इलेक्ट्रॉन ढूंढ लिए थे, प्रोटॉन ढूंढ लिए थे। ठीक है, अब आज की डेट में आप जानते हैं कि एक और सब एटॉमिक पार्टिकल एक एटम के अंदर प्रेजेंट होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन्स। अब देखो, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एक्चुअली में न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। कैसे? न्यूट्रल पार्टिकल्स। ठीक है, तो उनकी डिस्कवरी इतनी आसान नहीं थी। खैर आसान तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की भी नहीं थी। ठीक है, इतनी आसान नहीं थी, है ना। या कह दूं कि उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब से। ठीक है, अब उसकी डिस्कवरी के पीछे रीजन क्या था कि हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता है, प्रोटॉन का मास पता है। ठीक है, जब हम एटम का मास कैलकुलेट कर रहे थे तो एटम का मास इन दोनों के मास से कुछ ज्यादा आ रहा था। ठीक है, यानी कि लोगों ने दिमाग लगाया कि यार कोई और पार्टिकल भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, लोगों ने सोचा कि और पार्टिकल भी प्रेजेंट होगा, तो एक साइंटिस्ट थे, नाम था सर जेम्स चैडविक। नाम याद रखेंगे, सर जेम्स चैडविक। इन्होंने एटम के अंदर किसको ढूंढ दिया? न्यूट्रॉन को। कैसे ढूंढा वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी तो देखो रीजन समझो। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का आइडिया कहां से आया, है ना? कहां से आया? सुनो, मैं फिर से बता दूं एक बार। हमने अभी तक क्या कहा? एटम के अंदर प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक एटम का मास, अभी तक की कहानी के अकॉर्डिंग, मास ऑफ एन एटम किसके इक्वल होना चाहिए? मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, पर जब हम मास कैलकुलेट कर रहे थे एटम का, तो इन दोनों के मास से ज्यादा आ रहा था। मतलब कोई और भी ऐसा पार्टिकल है जो प्रेजेंट हो सकता है और वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो पहले ही डिस्कवर हो चुके और चार्ज पार्टिकल हैं।
क्या कह रहा हूं, चार्ज पार्टिकल हैं तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ने इनको कैच भी कर लिया था, ठीक है। बट अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब किसी चार्ज पार्टिकल को सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो सबने कहा कि ये कैसा पार्टिकल होगा, जो तीसरा पार्टिकल जो मास के लिए जिम्मेदार है, ज्यादा मास के लिए जिम्मेदार है, कैसा होगा, न्यूट्रल। और न्यूट्रल से ही इसका क्या नाम पड़ा, न्यूट्रॉन। डिस्कवर किसने किया, सर जेम्स चैडविक ने, ठीक है। मैं फिर बात कर दूं कि एक न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी कि इसका चार्ज कितना, 0, ठीक है। और इसका जो मास होगा, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, वो लगभग बराबर होगा किसके, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होगा किसके, मास ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक है। थोड़ा सा फर्क होता है, इक्वल मान लेते हैं, यानी कि 1.67 इंटू 10 टू द पावर -28 kg, ठीक है। ये किसकी कहानी है, न्यूट्रॉन की। क्लियर है बात मेरी। अभी आपको न्यूट्रॉन के बारे में इतना ही याद रखना है, ठीक है। और आज की क्लास के बाद आप अच्छे से जान गए, पहले से जानते थे, मुझे पता है आप लोग पहले से जानते थे कि एक एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए। कौन कौन से एटम्स के अंदर, एटम के अंदर न्यूट्रॉन हो गया, है ना, जो कि न्यूट्रल होगा, प्रोटॉन्स हो गए, और साथ में कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आपने मॉडल पढ़े थे ना, जे थॉमसन का, निल्स बोर का, तब तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, रदरफोर्ड का। केवल कौन डिस्कवर हुए थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रॉन बहुत बाद में डिस्कवर हुए थे, बहुत बाद में डिस्कवर हुए थे न्यूट्रॉन। क्लियर होती है इतनी बात, ठीक है। तो चलिए अभी इतना ध्यान रखेंगे कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, कोई दिक्कत, इनका चार्ज, इनका मास, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब वापस फ्लैशबैक में जाओ। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिए हैं, प्रोटॉन डिस्कवर कर लिए। अभी मैंने कहा ना न्यूट्रॉन तो बहुत बाद में डिस्कवर हुए थे, है ना। तो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्कवर करके बैठे थे। अब लोगों के दिमाग में एक नई चीज आने लग गई, क्या, कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, मान ली बात, और वो एटम में कहाँ एग्जिस्ट करता है। समझ रहे आप मेरी बात को, ठीक है भाई। बहुत सीधी सी बात है, मेरा घर उस कॉलोनी में है ना, ये पता लग गया कि यहाँ ठीक है, आइडिया मिल गया कि यहाँ ठीक है उसका घर इस कॉलोनी में। अब क्वेश्चन ये है कि उसके घर में कितने कमरे हैं, उसके घर के जो कमरे हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। समझ रहे आप मेरी बात को, ठीक है। मतलब अब कहानी ये हो गई कि हम एटम की स्ट्रक्चर की बात करने लगे। फिर से, अभी तक हमने ये जान लिया था कि एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम ये जिद भैंस में लग गए कि ये जो प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज है, एक्चुअली में ये एटम में कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ ये होता है एक एटम के अंदर, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी, मॉडल दिए, जिनको हमें इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करना है ना। कौन कौन से वो साइंटिस्ट थे, आपने नाम भी सुने होंगे, ठीक है। सबसे पहला नाम जो इस लिस्ट में आता है वो आता है सर जे थॉमसन का। किसका नाम आता है, सर जे थॉमसन का। सर जे थॉमसन ने सबसे पहले एफर्ट किया था क्या बताने के लिए कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, यानी कि प्रोटॉन कहाँ होंगे और नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा। क्लियर होगी ये बात मुझे, किसने किया था, सर जे थॉमसन ने। इसके बाद आप जानते हो आए थे सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, फिर इसके बाद आए थे निल्स बोर, है ना, बोर ब्यूरी स्कीम दी गई थी, उसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं कोई भी मॉडल पूरी तरह से सही नहीं है ना, और कोई भी मॉडल पूरी तरह से गलत भी नहीं है। क्लियर हो रही है बात मेरी। एक्चुअली में आज की डेट में हम इन सब मॉडल्स को मिलाकर एक कलेक्टिव मॉडल पढ़ लेते हैं, है ना, एक कलेक्टिव स्ट्रक्चर दे देते हैं कि ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं, प्रोटॉन यहाँ होते हैं, और इस तरह का बिहेव होता है इनका, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक शुरुआत कर लें एक छोटे से मॉडल के साथ, जो किसने दिया था, सर जे थॉमसन ने। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर लो, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लो, तो ये मॉडल किसी काम का नहीं है ना, कोई बहुत ज्यादा ये आपके काम नहीं आएगा। ये एक्चुअली में एक साइंटिफिक एफर्ट कम था, एक प्रेडिक्शन ज्यादा था। मैं बात कर रहा हूं किसकी, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। किसकी बात कर रहा हूं, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। क्या कहा मैंने कि एक साइंटिफिक एफर्ट कम था और एक प्रेडिक्शन ज्यादा था, मतलब एक तुक्का था, ऐसा कहना चाहिए ना। आज की डेट में सब जानते हैं कि एक बहुत ही घटिया मॉडल था, इसके कोई सर पैर नहीं थे, ठीक है। थॉमसन, आई एम सॉरी, बुरा लगा होगा बेचारे को, है ना। बाकी थॉमसन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, है ना,
उन्होंने मॉडल दिया, एक बात कही, एक प्रेडिक्शन दिया, ठीक है, जिसको लोगों ने उस टाइम माना नहीं। कमाल की बात ये है कि आज की डेट में हम जानते हैं, सबने पढ़ा हुआ है थॉमसन मॉडल छोटी क्लासेस में, आज की डेट में हम जानते हैं कि मॉडल गलत है, फिर भी उस टाइम लोगों ने इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी थी, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दी थी इस मॉडल को, और सब सही मानते थे। जब तक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपना मॉडल नहीं दिया था, एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, तब तक इसको सही मानते थे, ठीक है। उसके पीछे रीजन था कि थॉमसन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, है ना, नोबेल प्राइज मिला था उसको, है ना, तो इस वजह से सब मानते थे इसको। सुनो क्या था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने क्या कहा कि एटम, बहुत बहुत सिंपल सी बात थी, एटम इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ठीक, इन विच, छोटी सी बात, इन विच नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, इन विच नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड। ये बात कही किसने? सर जे थॉमसन। क्या कहा इन्होंने, सुनो मैं बताता हूं। इन्होंने कहा कि आपको एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स को या पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हम कर क्या रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर बता रहे थे ना कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, नेगेटिव चार्ज कहाँ है। तो इन्होंने क्या कहा कि आपको एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में एक एटम पूरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है। ये पूरा जो स्फीयर है ये एक एटम है, और ये पूरा कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। यहां पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे एटम के अंदर। क्लियर हो रही है बात मेरी? जितना पॉजिटिव यहां उतना यहां उतना यहां उतना यहां उतना यहां, मतलब पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, कुछ इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है कि इसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे हुए हैं, इस तरह से। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं? इतने कि टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर आ जाए किसके? टोटल नेगेटिव चार्ज के। यानी कि दूसरी बात इन्होंने कही कि एटम जो होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। बोलो आसान सी बात है ना? अरे पढ़ चुके हो आप लोग, वही बताया मैंने आपको। क्या कहा मैंने कि एटम, अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। क्लियर इतना? ठीक है, जिसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए। बात समझ में आई? जिसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। क्लियर होता है इतना? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। इसको कंपेयर किया था, हाँ मुझे पता है आप लोगों को जानते हो, कई बच्चे चिल्ला रहे हैं सर इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। हाँ, इस मॉडल को या इस प्रेडिक्शन को थॉमसन ने कंपेयर किया था एक स्वीट से। एक मिठाई होती है ना उनके वहां पे, प्लम पुडिंग, है ना, या आप ऐसा समझ सकते हो वाटरमेलन जानते हो ना, एक वाटरमेलन जैसा होता है वैसा ही एक एटम होता है। कैसे? कि जो पूरा रेड पार्ट है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है एटम का, और बीच बीच में जो सीड्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली यार मैं बात कर रहा था अभी प्लम पुडिंग की या केक की, क्रिसमस केक भी कहते हैं उसको, है ना, तो उसमें जो पूरा केक है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है, और जो बीच बीच में चेरीज या किशमिश है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। क्लियर होती है मेरी बात? ठीक है, ये मॉडल इसीलिए प्लम पुडिंग से कंपेयर किया था। तो थॉमसन के इस एटॉमिक मॉडल को हम दो नाम और दे देते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, है ना, या इसी को हम क्या कह देते हैं? वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, तो घबराना मत, याद रखो मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। अब सब पढ़ क्यों रहे इसको? कुछ भी नहीं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, है ना, किसको? सर जे थॉमसन को। सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो कुछ नहीं है, केवल ऐसे ही समझ लो कि श्रद्धांजलि टाइप है कि हाँ भाई थॉमसन जी आपने बहुत अच्छी शुरुआत की थी, ब्रेक थ्रू दिया था एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। सब ये जान के केवल कुछ थे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है ना। इन्होंने, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताने की हिम्मत दिखाई कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन कहाँ होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। क्लियर होती है बात मेरी? तो पूरी तरह गलत था, ये बात तो सही थी, और ये बात तो पहले से ही जानते थे हम, है ना। मेन इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये कही थी, और ये पूरी तरह गलत बात है, आज के टाइम में हम जानते हैं। ठीक है, इसको गलत साबित करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या नाम था? सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मॉडल को कहा कि भैया गलत है।
ये मॉडल पूरी तरह से गलत है। किसने? सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो इसका जो ड्रॉबैक हम लिखते हैं किसका? थॉमसन एटॉमिक मॉडल का, वो भी ये लिखते हैं कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक मॉडल या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ सर रदरफोर्ड। क्लियर होती है बात मेरी? ऑफ रदरफोर्ड, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, तो इनका जो ड्रॉबैक है वो क्या था कि ये रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, सब जानते हो आप लोग, है ना, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लियर होती है इतनी बात? ठीक है, तो एक बार फिर से सुन ले, बहुत आसान सा मॉडल है। इन्होंने क्या कहा कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, जिसमें बीच बीच में क्या धसे होंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे खीर देखिए, खीर है ना, अब खीर में जो दूध है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और जो चावल है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज। चावल, किशमिश, काजू जो भी आपने डाला है वो सब क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब क्या खीर में आप दूध को ढूंढोगे क्या? नहीं। इन्होंने ये कहा कि आपको एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एटम खुद पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, तो ये इन्होंने बात की। यहां से एक बात और निकल के आई, या कह सकते हैं हम कि वॉल्यूम ऑफ एन एटम, इनके अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ एन एटम इक्वल होगा किसके? वॉल्यूम ऑफ किसके? पॉजिटिव चार्ज के। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना वॉल्यूम किसका होगा? एक एटम का होगा। क्लियर होती है इतनी बात? ठीक है, तो ये मॉडल था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। इसके बाद हमें डिस्कस करना है रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वहां पर मजा आएगा। यहाँ तो आपने वो बातें पढ़ी हैं आज की क्लास में सारी, अभी जो भी पढ़ा जो आपने पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, है ना, तो शायद थोड़ी बोरिंग भी होगी क्लास। इसके बाद की जो क्लास होगी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जो मॉडल हमने पढ़ा है, ठीक है, उसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। वो हमें छोटी छोटी बातें भी करनी है ना। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो पढ़ के आए हैं वो भी, है ना, प्रीवियस क्लासेस में, पर फिर भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। वहां हम डिटेल में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे, उसके अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने नोट्स बनाए यहां से, ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करें, 5 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू।